95 का सत्यानाश हो जाए। समझ रहे हो इस बात का मतलब? EPS 95 का विनाश हो जाए, EPS 95 नष्ट हो जाए। मैं ये भविष्य चाहता हूँ, ये योजना ही खत्म हो जाए, का कोई भविष्य ना हो, मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये इल्तिजा है। पेंशनर का भविष्य तभी बनेगा जब EPS 95 का कीड़ा, EPS 95 का कैंसर खत्म होगा, EPS 95 की बीमारी खत्म होगी। तो जब तक मिलता है ना, कानून के जरिए पैसा मिलता है, कानून होगा तो सबको अधिकार मिल जाएगा। आपको कानून आप बनवाते नहीं, संसद में आवाज उठाते हो, नेताओं से मिलते हो, गले में फूल डालते हो, वित्त मंत्री से मिलते हो, श्रम मंत्री से मिलते हो, फलाने मंत्री से मिलते हो, ढिमके मंत्री से मिलते हो, प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन असली काम है, असली बात है वो तो करते ही नहीं। बहुत समझ के मुझे यही समझ में आया कि भाई कानून बनाने की जरूरत है और अगले नमस्कार दर्शकों, आज हम EPS 95 पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कई सारे बिंदु आज हम लिख के लाए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और मनोज जी से मेरे कई सारे सवाल होंगे, जिसमें शायद होगा कि EPS का हल कैसे निकलेगा, उसका भविष्य क्या होगा, EPS अगले जो दूसरी पेंशन स्कीम है उससे वो अलग कैसे हैं, क्योंकि किस तरीके से जो हमारे इतने लाखों बुजुर्ग हैं वो इतनी कम पेंशन में अपना गुजारा कर रहे हैं। हालांकि कई सारे आंकड़े भी मनोज जी ने भी खुद दिए थे, आंकड़े उनको जस्टिफाई भी किया था, लेकिन अभी जो हमारे मेन बिंदु आज हैं, जो आप तक जानकारी पहुंचना सबसे जरूरी है कि 5 मुख्य चीज EPS के बारे में आज इनसे जानेंगे। साथ ही साथ EPS कंपैरिजन अदर स्कीम के साथ वो कैसे हैं, और अब हाल का बजट जो बीत गया, लेकिन जो अब आने वाला है, जो मॉनसून सत्र शुरू होगा, उसमें क्या अपेक्षाएं रह सकती हैं, उसमें क्या बातें हो सकती हैं, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ अब EPS का भविष्य आखिर कहाँ टिका है, क्योंकि मात्र ये जो भविष्य है EPS का नहीं, बल्कि यहाँ पर जो जितने भी लाखों करोड़ों बुजुर्ग हैं उनके भविष्य के ऊपर बात है कि उनका भविष्य अब बिगड़ेगा या संवरेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इतनी कम पेंशन में किस तरीके से गुजारा होता है, आखिर ये बुजुर्ग ही जानते हैं, वही जानते हैं, और हम भी उनकी पीड़ा समझते हैं। लगातार उनकी अवेयरनेस के लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आगे क्या होना है कि ये 5 मुख्य चीज़ें EPS के बारे में आप जरा बताएं कि वो 5 मुख्य बातें क्या हैं, जिससे कुछ हल होगा, जिससे कुछ परिणाम आएगा और कुछ जो खुशखबरी है वो मिलेगी। देखिए, सबसे पहले 5 बातों में अगर समेटना चाहते हैं आपकी 5 चीज़ें क्या करें आप के, मतलब आपका सवाल ये है कि 5 चीज़ें बुजुर्गों को क्या करनी चाहिए, यही है सवाल ना, जिससे कि इस समस्या का हल हो। तो सबसे पहले हमने कहा ही है, पहली बात तो ये कि सब लोग संगठित हो जाएं, सब लोग इकट्ठे हो जाएं और मसीहा ढूंढना बंद करें। संगठित तो हो रहे हैं, लेकिन सब अपना आइडिया शेयरिंग करें और कलेक्टिव विजडम के साथ चलें, कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चलें। किसी मसीहा के चक्कर में ना पड़ें, किसी नेता के चक्कर में ना पड़ें, किसी मनोज स्वराजी के चक्कर में ना पड़ें। साथ इकट्ठे हो, साथ में तय हो, ताल हो, मतलब सुर ताल एक साथ बजे, साथ में बहुत सारा डिस्कशन हो और रास्ता निकले। और ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारा काम ये हो चुका है कि लगभग सारे बुजुर्ग अब इस बात पे सहमत है कि सहमति तो बनी रही है। EPS 95 की ऐप के बारे में आपने भी और मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि गूगल प्ले स्टोर पर अगर मिनी संसद लिखेंगे आप विदाउट स्पेस MINISANSAD, तो EPS 95 की ऐप ऊपर ही आ जाएगी, उसको इंस्टॉल कर ले और वहाँ पर जाकर आप अपने सुझाव दें। पहला काम तो मैंने ये बताया कि संगठित हो जाएं। दूसरा काम ये बताया है कि अब आपको संगठित होने के साथ साथ ये छोड़ना पड़ेगा कि भाई 7,500 की डिमांड, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर मांग नहीं है तो जो सब लोग मांग रहे हैं 10,000, जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जिनके 10,000 मिल रही है वो मांगो। जब मांग नहीं है तो खुल के मांगो। 7,500 का कोई लॉजिक भी नहीं है और 10,000 का लॉजिक आता है। तो दूसरा काम तो ये करें कि हम 7,500 की जगह 10,000 कहना शुरू करें, क्योंकि 10,000 के बगैर गुजारा है भी नहीं। सच्चाई यही है कि जब सरकार पेंशन दे रही है तो 10,000 मिनिमम मिलनी ही चाहिए। मिनिमम पेंशन भी सेकेंडरी है, क्योंकि मिनिमम पेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा काम हमें ये करना पड़ेगा कि EPS 95 का जो भी फंड है ना, EPFO को तो हम क्या करें कि EPFO को तो करो बंद, EPFO की जरूरत नहीं है, सारा फंड ले ले सरकार, और सरकार गारंटेड पेंशन दे। गारंटेड पेंशन का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के तर्ज पे EPS 95 को पेंशन मिले, तभी बेड़ा पार हो सकता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अर्धसैनिक बल भी ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, देश के जो राज्य जो कर्मचारी हैं, मतलब सरकार के कर्मचारी हैं, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। तो EPS क्यों ना उसमें शामिल हो जाए, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम की ही बात करें। ये मिनिमम पेंशन वाला जो चक्कर है ना, ये अब चक्कर से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये हल नहीं है। आने वाले 2-4 साल में फिर मिनिमम पेंशन चिल्लाएंगे, फिर वो पेंशन कम हो जाएगी।
तो उससे कोई हल निकलेगा नहीं। हल निकलेगा तभी जब आपके पास कोई पर्टिकुलरली स्कीम होगी, कोई ऐसी स्कीम होगी जिसमें आपको कम से कम जिंदा रहने के लिए हमेशा सही पेंशन मिलती रहे, वो ओल्ड पेंशन स्कीम है। 3 बातें तो ये हो गई। चौथी बात क्या करेंगे? चौथी बात ये करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है EPS 95 का, इसको स्क्रैप आउट करो, खत्म करो। EPFO को भी खत्म करो, ये फॉर्मूला बंद कर देंगे। बिल्कुल बंद कर दो। EPS का नाम ही बदल दो, मैं तो कह रहा हूँ EPS को ओल्ड पेंशन स्कीम ही कह दो। और सबका जैसे पुरानी एक फैमिली पेंशन थी, आपको पता है 1995 से पहले उन सब पेंशन सरकार कर चुकी है पहले भी, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात कह रहा हूँ मैं। सरकार कर चुकी है कि पुरानी पेंशन स्कीम थी जो मिलती थी अलग अलग कंपनीज की, अलग अलग तरह की, वो सबको मर्ज करके EPS 95 बना दी। तो EPS को भी खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दे, क्या दिक्कत है? ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, अरे थोड़ा कम दे दो ओल्ड पेंशन स्कीम से। सरकारी कर्मचारी हैं भैया सरकार के, वो तो दामाद होते हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा दे दो। लेकिन हम भी सौतेले दामाद थोड़ी हैं, ये भी तो कर्मचारी हैं देश के। अगर वो बच्चे हैं सरकार के तो ये सौतेले बच्चे थोड़ी ना है प्राइवेट कर्मचारी, इनको थोड़ा कम दे दो। लेकिन दो उसी तरीके से कि भाई इनका भी इज्जत की रोटी मिले, इज्जत की रोटी मिले। इज्जत की तो 4 चीजें तो मोटी मोटी बात ही हो गई। 5वीं जो सबसे बड़ी चीज है कि वो आपको अब इमीडिएट करना पड़ेगा कि हम जो बिल बना रहे हैं, एक ऐसे कानून के हमें प्रस्ताव रखना पड़ेगा और सांसदों से मिलकर सदन में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से या सरकार के माध्यम से पेंशन बिल लाना पड़ेगा। पेंशन अपडेशन बिल या जैसा जो भी नाम देंगे हम उस पर तैयारी कर रहे हैं। तो 5वीं चीज ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर एक ऐसा कानून बनवाएं जिससे आने वाली हमारी जो कर्मचारी है उन सब का भविष्य सुरक्षित हो जाए। सरकार तो चाहती है कि सब लोग सड़क पर खड़े हो जाएं और कटोरा ले लें हाथ में। सरकार सब काम लेना चाहती है लेकिन जिम्मेवारी से दूर भागना चाहती है। तो जब पूरी जिंदगी सरकार काम लेती है या सरकार उन कंपनियों से काम लेती है तो उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनके भविष्य को, जब वो बुढ़े हो जाएं, जब किसी काम के ना रहें, तो उनको फेंका तो नहीं जा सकता ना, उनको भी जिंदा रहने का हक है। हम और आप भी अगर किसी प्रतिष्ठान में काम करते तो आपका भी अगर PF कटता है तो आपको भी EPS 95 की स्कीम में आते हैं। दौलत जी, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं आते, आप सबका। तो 5वां छठी बात और मैं ये कहना चाहूँगा, आप जैसे जितने युवा लोग हैं ना जो EPS योजना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं आप और कंपनी आपका PF काट रही है तो आप ये बात मान लीजिए कि आप भी उस पेंशन के सदस्य हो गए हैं EPS 95 के। आपको पता भी नहीं होगा आप उसके सदस्य हो गए। आपका पैसा तो कल को जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो ये आपके भी हित की लड़ाई में लड़ रहा हूँ मैं। उन सब कर्मचारियों की 7 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो कि 7 करोड़ लोग पूरे देश में हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उन सब युवाओं को एकजुट करके, ये छठा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, एकजुट होकर एक साथ आ जाना चाहिए और सरकार पर से मांग रखनी चाहिए कि उनका भविष्य सुरक्षित हो। क्योंकि जो बुजुर्ग है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनका तो वर्तमान है। इस समय जो पेंशनर है, पेंशनर का वर्तमान सुरक्षित करना है और युवा लोग जो काम कर रहे हैं, देश के कामगार हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करना है। ये पॉइंट है। अब जो मेरा अगला सवाल है, जो EPS स्कीम है और जो NPS OPS जो अन्य स्कीम है, वो एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं और कैसे एक में घाटा हो रहा है, एक में नुकसान हो रहा है, एक में फायदा हो रहा है, एक में तो एक धन्ना सेठ होने जा रहे हैं और एक में लगातार नीचे गिरे जा रहे हैं। ये आखिर कैसा बंटवारा हुआ ये बंटवारा कैसा है? मैं बताऊं आपको, पेंशन तो आपको पता ही है, पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। और जो पेंशन में भी एक तो होती है कंट्रीब्यूटरी पेंशन होती है। कंट्रीब्यूटरी की मतलब हमने आपने कुछ पैसा डाला, उसके बेस पे बुढ़ापे में हमें कुछ पैसा मिल गया, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। तो EPS 95 कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसके साथ साथ NPS न्यू पेंशन स्कीम भी वही थी कि भाई कंट्रीब्यूशन था और कंट्रीब्यूशन के बाद आपको बुढ़ापे में आपको रिटर्न मिलेगी। एक होती है डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब है कि भाई फिक्स है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। उसमें आप एम्प्लॉय को कुछ देना नहीं पड़ता, उसमें सरकार की जिम्मेवारी होती है कुछ दे। लेकिन अब क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर को तो दे नहीं सकती, तो उसको OPS में कैसे लाएंगे? तो OPS का जो फंड, सॉरी EPS 95 का जो फंड है ना, वो सरकार ले ले, लाखों करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड होगा। तो एक तरह का वो फंड आ गया सरकार के पास, फंड को जैसे चाहे इस्तेमाल करे, बस उनको गारंटी दे कि तुमको इतना पैसा मिलेगा, तो सरकार को फंड आएगा। दूसरा, एम्प्लॉयर से भी पैसा ले, एम्प्लॉयर पैसा देता ना EPS 95 में, तो सरकार ही ले ले पैसा, EPFO में डाल के सरकार सीधा ले ले, घुमा के EPFO में दे के, और EPFO के सर पे मर देती है। हाँ, काम तो सरकार करती है सारा, मजा सरकार लूटती है, पैसा सरकार के पास के कंट्रोल में रहता है, सरकार की योजनाओं में लगता है और बदनाम करती है EPFO को। EPFO इसलिए लगा रखा है, जैसे समझ लो ना कि
पिटने के लिए, गाली देने के लिए लोग ईपीएफओ को गाली दें और सरकार बची रहे, तो ये ठीक नहीं होगा। ये किसी के पीठ पे रख के, कंधे पे रख के बंदूक चलाना सरकार बंद करे, ईपीएफओ के कंधे पे बंदूक रख के चलाना बंद करे। सरकार को ये चाहिए कि सीधा सीधा डायरेक्ट बात करे और लोगों को डायरेक्ट करे। तो पहला तो मैंने आपको जो डिफरेंस बताया, आपने कहा मेन डिफरेंस क्या है, कि पहला डिफरेंस होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, और एक तो डिफाइंड होता है और एक कंट्रीब्यूटरी होता है। मतलब तो एक तो मिलना ही मिलना है और एक कंट्रीब्यूटरी है। ये दो पहला अंतर बताया। दूसरा अंतर ये है कि ये एनपीएस जो है वो मार्केट ड्रिवन है, यानी कि शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा सरकार इन्वेस्ट करती थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करती है, लेकिन जो आप देख रहे हैं जो हालत शेयर मार्केट की हुई है, हाँ, वो तो कितनी धड़ाम बुरी धड़ाम गिरा है, तो वो तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा होगा। नेता क्या करते हैं, अभी ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने क्या जानबूझ के, देखो आप रणनीति समझो, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मोदी जी हैं चाहे ट्रंप है, इनके पीछे इनके भी मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, जो बड़े बड़े कहते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं। जैसे एलन मस्क है, वो किसके पीछे, ट्रंप के पीछे है। मोदी जी के पीछे आरोप लगते हैं कि अडानी अंबानी का, अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अक्सर सब किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के साथ उद्योगपति का एक बैकअप तो होता ही है, उसका फेवरेट उद्योगपति होता है जो उसके लिए बैकअप करता है या उसके लिए फंड का अरेंजमेंट करता है। तो पॉलिटिशियंस का काम होता है उनको फायदा करा देना। अब उनको फायदा कैसे होगा, ट्रंप का एग्जांपल देता हूं मैं। ट्रंप ने सडनली एक ऊट पटांग टैरिफ वाला सिस्टम लागू किया, उससे क्या हुआ, बाजार में भगदड़ मच गई और लगभग 3 ट्रिलियन की जो रुपया है वो गायब हो गया। ये पैसा है जो डॉलर है वो मार्केट से गायब हो गया, यानी एकदम धड़ाम से नीचे बाजार गिर गया। क्यों गिराया गया, एक बयान मात्र से पूरी दुनिया के बाजार गिर गए। तो गिर गए तो यानी सस्ते हो गए, सस्ते हो गए तो किसने खरीदा होगा, ट्रंप को तो पता है। बाद में रेसिप्रोकल वाला अभी खबर आ रही है कि वापस ले रहा है चाइना को छोड़ के, तो बाद में फिर बाजार उठा। तो जैसे ही बाजार गिरा, जिनको पता होगा कि ये बयान आएगा तो बाजार गिरेगा, गिरते समय जो आम आदमी वो तो कह रहा है यार मर रहे हैं, बेचो, निकलो, भागो, वो भागेगा। और खरीदेगा कौन, जिसको पता है कि कल फिर चढ़ने वाला है बाजार। उसको पता था, ट्रंप जैसे ट्रंप का एग्जाम्पल ले लें, ट्रंप ने अपने आदमी बिठा दिया कि मैं ऐसे बोलूंगा तो मार्केट ऐसे धड़ाम गिरेगा, और जब धड़ाम गिरेगा तो तुम माल सारा खरीद लेना, अपने लोगों को लगा देंगे, शेयर मार्केट में पूरा माल खरीद लेंगे। पूरा माल खरीदने के बाद 3 दिन बाद फिर दूसरा बयान जारी कर देंगे और फिर मार्केट अप हो जाएगा। वो ठगा सा महसूस करेगा, जिसका पैसा था वो तो लुट गया। तो शेयर मार्केट इतना वनरेबल है, इतना वॉलेटाइल है कि वो नेताओं के इशारे पे नीचे चले जाता है, नेताओं के एक बयान पे ऊपर चला जाता है, और नेताओं के बयान से बड़े बड़े लोगों को फायदा हो जाता है। और अल्टीमेटली घाटा किसको होता है, जिनका पैसा लगा हुआ, जो आम लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, उनका घाटा होता है। और ये जो पेंशन वाले हैं ये इन्वेस्टर ही तो हैं, तो इनका फंड का पैसा वो उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति सिर्फ 2 मिनट में बयान देके और खा जाते हैं, पी जाते हैं। तो मोटी बात मैंने कहने का मतलब ये है कि भैया मार्केट ड्रिवन कम होना चाहिए। एनपीएस में भी था और ईपीएस 95 में भी था, लेकिन ईपीएस 95 में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 90% जो पैसा था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी योजनाओं में, सरकार में लगा हुआ था पैसा, इसलिए वो सुरक्षित भी था। 10% कहते हैं कि बाजार के अधीन है ईपीएस 95 का, लेकिन 90% पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। तो कम से कम पैसा बचा हुआ है। अगर शेयर मार्केट में लग जाएगा सारा पैसा एनपीएस की तरह, काफी पैसा शेयर मार्केट में रहता है एनपीएस में, तो धड़ाम हो जाएगा। अब ईपीएस में 1.16 मिलता है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, और एनपीएस में 14.5% होता है। 14.5%, जहां तक मेरे को अगर कुछ आंकड़े में कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लगभग इतना है। और अब बढ़ा भी दिया गया, लेकिन मतलब एक तरफ तो सरकार 15 से 20% कंट्रीब्यूशन दे रही है और एक तरफ 1% कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो ये बड़ा डिफरेंस है ईपीएस 95 और एनपीएस में। तो एनपीएस मैं ऐसे सीधे बोलूं, ईपीएस 95 सबसे खराब स्कीम है, उससे अच्छी स्कीम एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम। और सबसे अच्छी स्कीम, और नहीं उससे भी अच्छी एक और नई आई है, यूपीएस है, और सबकी बाप है ओपीएस। तो सबसे बढ़िया जो स्कीम है वो ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो क्यों ना ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ चला जाए, और जो लोग कंट्रीब्यूटरी पेंशन में हैं, जो लोग ईपीएस 95 में हैं, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा कुछ मिल जाए, और उसके बदले में चाहे सरकार उनका फंड ले ले, चाहे सरकार जो एम्प्लॉयर है उन पर थोड़ा सा पैसा और बढ़ा दे। एम्प्लॉयर यानी ये फंड कहाँ से आता है, सरकार से थोड़ी ना आता है, ये कंट्रीब्यूशन आता है ईपीएस 95 का एम्प्लॉयर से, जो नौकरी देता है, जो उद्योगपति है, जो पैसा देता है, जो बड़ी कंपनी है वो पैसा देती है। तो वो कंपनी पर सरकार थोड़ा सा और बढ़ा दे कि भाई तुम थोड़ा और ज़्यादा दो पैसा,
सरकार उनसे पैसा ले, अपने पास रखे, देना तो बाद में है। तो सरकार को तो डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलेगा, सरकार को अपनी वेलफेयर के लिए पैसा मिलेगा, सरकार मजबूत होगी और बाद में सरकार पैसा दे दे एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को भी मजबूत करे, खुद को भी मजबूत करे, तो विन विन सिचुएशन है। क्या दिक्कत है? सरकार को करना चाहिए मुझे लगता है। अभी अभी जैसे भी जो बजट अभी था यहाँ पर शीतकालीन सत्र था वो पूरा हो गया। वहाँ पर कहा जा रहा था, लगातार न्यूज़ आ रही थी कि इसमें खुशखबरी आएगी, इसमें कुछ मिलेगा। अब अगला सत्र मानसून सत्र आएगा, उसमें भी टाइम है अभी, लेकिन इस टाइम में क्या हो सकता है कि मानसून सत्र में ईपीएस के जो पेंशनर्स हैं उनकी बात पहुंचे, उनकी बात हो, या वहाँ भी नाउम्मीद रह जाएंगे? देखिए, बजट सत्र की बात थी तो बजट सत्र में तो ये कह रहे थे कि ईपीएस 95 के लिए बजट एलोकेट करें, एक्स्ट्रा बजट एलोकेट करें। असल में क्या होता है कि सरकार 1.16 अप्रोक्सीमेट, थोड़े आंकड़ों में मेरा मेमोरी थोड़ी सी कभी कभी हो जाती है, 1.16 के करीब कंट्रीब्यूशन करती है पेंशन का। तो उसको जितने भी एम्प्लॉयज़ जो जितने भी पेंशनर होते हैं उनका एक साल का खर्चा एस्टिमेट मानती है। तो अपने हिस्से का पैसा वो किसको देती है? ईपीएफओ को देती है, या पेंशनर पेंशन के फंड में देती है, ये समझ लो ईपीएस 95 में। तो ये हर साल देती है। पिछली साल शायद 10,000 करोड़ के करीब था, इस बार 11,000 करोड़ के करीब दिया एक साल का पैसा। तो बजट सत्र में तो जो रेगुलर पैसा मिलना था वो मिल गया, 11,000 करोड़। उससे तो क्या है, वो तो पहले से ही पैसा डिफाइंड है, पेंशन में जुड़ के आएगा। वो जो मिनिमम पेंशन के लिए जो पैसा है, सरकार ने 1,000 कर दिया मिनिमम पेंशन, तो उसमें जो भी पैसा लगता है वो सारा पैसा वो उसी के अंदर जुड़ जाता है। तो मोटी बात कहने का मतलब ये है कि जो बजट सत्र में था, जो मिलना था, वो तो असंभव, वो तो मतलब जो भी था संभव था वो हो चुका है, कुछ नया नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो संसद का सत्र होता है ये कानून बनाने के लिए होता है। इसमें कानून बनते हैं, नई नई चीज़ें बनती है, नई नई सरकार पॉलिसी बनाती है, तो सत्र इसीलिए होता है। तो हमारे नेता, हमारा कोई आज तक गया ही नहीं सत्र में ये मांग करने कि भाई, वैसे ही मुंह उठा के चले जाते। सत्र में जाओगे तो कानून बनाने की बात करो ना, ईपीएस 95 पे कानून के अपडेशन की बात करो, ईपीएस कानून के जरिए पेंशन दिलाने की बात करो। कोई करता ही नहीं था। ज़्यादातर क्या करते थे, एमपीज के पास जाते थे, एमपीज से कहते थे आवाज़ उठा दो। अरे संसद में आवाज़ उठाने से क्या होगा? संसद में तो कानून बनाया जाता है ना। आवाज़ उठ जाएगी, सुन लेंगे, उन्होंने सुन ली, ठीक है, उनका मन है नहीं करे। लेकिन अगर बिल पेश करवाते, कोई कानून बनवाते, जिससे फॉर्मूले को स्क्रैप डाउन करवाते, सरकार को मजबूर करते किसी चीज़ के लिए, तो बेहतर होता। लेकिन इनके पास जो लीडरशिप है ईपीएस 95, इनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं और ये सिर्फ संगठन खेल रहे हैं। लोगों को जोड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, मौज काटते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और ज़िंदगी भर ये चाहते हैं ये दुकानदारी ऐसे ही चलती रहे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने कहा कि अगले जो सत्र आएगा मानसून सत्र, उसमें हम ऐसा कोशिश करें, हम सब मिलकर बैठकर कोई कानून ऐसा बना लें, और वो कम से कम संसद में कोई सांसद को मना लें, किसी सांसद को रिक्वेस्ट कर लें, कोई इंडिपेंडेंट सांसद हो, छोटी पार्टी का सांसद हो या सरकारी पक्ष का सांसद हो, कि वो ये बिल रख दे, सदन में रख दे, और बिल पास करके कानूनन अधिकार मिल जाए हमारे को पेंशन का, और उसके बगैर काम चलेगा नहीं। तो अगले मानसून सत्र की जो भी जितने भी संगठन चला रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी मैं तो उनसे ही अपील करता हूँ, यही रणनीति होनी चाहिए कि पेंशन के हित में कोई कानून बना जाए। वकील खड़े होते हैं तो वो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग करते हैं, पत्रकार खड़े होते हैं तो वो पत्रकार प्रोटेक्शन बिल की मांग करते हैं। सब कानून मांग रहे हैं ना, संसद से कानून मिलता है ना, कानून के जरिए पैसा मिलता है। कानून होगा तो सबको अधिकार मिल जाएगा। आपको कानून आप बनवाते नहीं, संसद में आवाज उठाते हो, नेताओं से मिलते हो, गले में फूल डालते हो, वित्त मंत्री से मिलते हो, श्रम मंत्री से मिलते हो, फलाने मंत्री से मिलते हो, ढिमके मंत्री से मिलते हो, प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन असली काम है, असली बात है, वो तो करते ही नहीं। बहुत समझ के मुझे यही समझ में आया कि भाई कानून बनाने की जरूरत है, और अगले मानसून सत्र में इस पर कानून के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए वीडियोस भी कम आ रहे हैं। कोई बोलना ज़्यादा और करना ज़्यादा, करने पे मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। बोलता इसलिए रहता हूँ कि लोग आशा लगाए रहते हैं कि भाई कर क्या रहे हो, कहीं चुप तो नहीं हो गए, कहीं सो तो नहीं गए। और मेरे पास मैं बहुत सारे लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ बहुत सारे लोग सुनते हैं, और बहुत सारे लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी भी बात उठानी पड़ती है। तो मैं सबकी बात उठाना चाहता हूँ, लेकिन ईपीएस 95 मेरे दिल के करीब है, वो तो मेरे दिल में रहती है हमेशा जी। अब ये जो आखिरी सवाल जो है मेरा, वो है ईपीएस के भविष्य को लेकर। इसका भविष्य आखिर टिका किस आधार पर है? क्या यही चलता रहेगा
ऐसा ही होता रहेगा जैसा जुल्म अभी एक जुल्म ही है एक तरीके से, अगर कहा जाए, जो जितने भी बुजुर्ग अभी सुन रहे हैं तो उनके ऊपर एक तरीके से जुल्म ही है, तो ये चलता रहेगा, कुछ आवाज उठेगी भी, या फिर अब इसका भविष्य गर्द में ही है, ये ऐसी बस जैसे गुजारा चल रहा है गुजारते रहो, कोई ना सुनने वाला ना कोई कुछ करने वाला, देखिए या फिर कुछ होगा। देखिए दौलत जी, मैं तो शब्दों से खेलता हूँ। आपने कहा ईपीएस 95 का भविष्य क्या होगा, मैं इसको कहूँ तो देखो बड़ा मजेदार शब्द होगा, लेकिन उसके अर्थ आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप कहेंगे इसके दो मतलब निकलते हैं। ईपीएस 95 का सत्यानाश हो जाए, समझ रहे हो इस बात का मतलब? ईपीएस 95 का विनाश हो जाए, ईपीएस 95 नष्ट हो जाए, मैं ये भविष्य चाहता हूँ। ये योजना ही खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भैया सरकार या तो ओपीएस दे दे, नहीं तो जो पैसा जमा है लोगों का ब्याज के सहित वापस कर दे। ईपीएस 95 का कोई भविष्य ना हो, मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये इल्तिजा है। पेंशनर का भविष्य तभी बनेगा जब ईपीएस 95 का कीड़ा, ईपीएस 95 का कैंसर खत्म होगा, ईपीएस 95 की बीमारी खत्म होगी। तो जब तक ईपीएस नहीं होगी, खत्म ही करनी पड़ेगी। हाँ, इसको खत्म ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज है नहीं। ये लाइलाज हो गई है, ये क्रोनिक हो गई है, ये कैंसर हो गई है, ये ऐसी हो गई है कि इसको कुचल देना चाहिए, हाथी के पैर से कुचल देना चाहिए। ईपीएस 95 योजना को हाथी के पैर से, पहाड़ से फेंक देना चाहिए, समंदर में डुबो देना चाहिए और जूतों के तले कुचल देना चाहिए। इस योजना से कुछ नहीं मिल रहा है, ये इतनी घटिया, बेकार, रद्दी और कहते हैं लूटने वाली, बुजुर्गों को नष्ट करने वाली योजना है कि इसको फेंक देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। तो अगर इसको फेंक देंगे तो जो कुछ मिला रहा है वो भी मिलेगा, कि आप क्या चाहते हैं? योजना अगर फेंक दोगे तो योजना फेंक देंगे, इससे तो कुछ ही नहीं मिल रहा। सारे बुजुर्ग बर्बाद ना हो जाएंगे? क्यों बर्बाद हो जाएंगे? योजना फेंक देंगे, उसको जो पैसा है वो सरकार देगी, वापस देगी। हमारा पैसा हमें चाहिए ही नहीं। योजना क्या गारंटी सरकार देगी? ये क्यों योजना नहीं खत्म होगी, देगी? आप करोगे क्या उसके लिए? करोगे अरे क्या? आपका कानूनन अधिकार है, अगर मेरा पैसा आपके पास जमा है और मुझे योजना में नहीं लगाना पैसा, तो नहीं लगाना पैसा, खत्म करो इस योजना को। क्या जबरदस्ती थोड़ी ना दोगे भाई? आप मुझे खराब सामान बेच रहे हो, सपोज करो खराब ब्रेड बेच रहे हो, आपके पेट में रोज दर्द हो रहा है, रोज दर्द हो रहा है, खराब ही ब्रेड मिल रही है, तो क्या करोगे? ब्रेड लेना बंद करोगे ना। ईपीएस 95 जिंदा क्यों है कि उसमें कंट्रीब्यूशन से पैसा जा रहा है। अब जब बंद हो जाएगी तो हमारा पैसा बचेगा जाने से, और जो फंस गया है पैसा उसे निकाल लेंगे, वो सरकार निकाल के दे। यही तो बात है भाई। तुम्हारा भी पैसा कट रहा होगा, तुम कहीं जॉब नौकरी करते हो, तुम्हारा पैसा जा रहा है ना, वो ऐसे ही जाएगा, गड्ढे में जा रहा है। तो ना नहीं जाना चाहिए ना आपका पैसा गड्ढे में, आपके साथी कैमरामैन का पैसा गड्ढे में नहीं जाना चाहिए, इतने सारे हजारों करोड़ लोगों का पैसा गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस गड्ढे को ही खत्म करना पड़ेगा ना, जिसमें लीकेज है। इस ईपीएस 95 को नाश करना पड़ेगा, इसका विनाश करना पड़ेगा, इसको कुचल के रोड रोलर चला देना पड़ेगा इसके ऊपर। बस मैं यही कहना चाहूँगा। इसका भविष्य यही है कि इसका कोई भविष्य ना हो। इसका कोई भविष्य ना हो, तभी पेंशनर का भविष्य होगा, और नई कोई योजना आए ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, जिसमें भविष्य बनेगा। वरना पैसा वापस कर दो जो जमा है लोगों का। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि अगर ईपीएस में कुछ भविष्य चाहिए तो उसका भविष्य ही नहीं रहना चाहिए, यानी ईपीएस ही नहीं रहनी चाहिए। इसकी बात, इसकी कवायद यहाँ पर आज मनोज जी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरें जानने के लिए लिखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।